guys, this is Al Naki Khan and you're watching The Literature Man. Today we will summarize a post-colonial short story, That Heathen Air, written by a Pakistani author and journalist, Muniza Shamsi, जिनकी एज अब ऑलमोस्ट 80 प्लस हो चुकी है. हो ना हो आपने एक नॉवल पढ़ा होगा, बर्न्ड शैडोज बाय कमीला शम्सी. कमीला शम्सी दरअसल मुनीजा शम्सी की डॉटर हैं. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुनीजा शम्सी की ग्रैंड मदर बेगम इनाम हबीबुल्ला वो भी लखनऊ में एक राइटर और पॉलिटिशियन थी. मुनीजा पाकिस्तान में प्रिंट होने वाले डॉन न्यूज़पेपर के लिए भी काम करती हैं. दैट हीदन एयर is a short story that was published in 2005. ये स्टोरी दरअसल ब्रिटिश रूल में इंडिया के लोगों स्पेसिफिकली औरतों पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करती है. The story is set in Delhi, British India. So let's summarize and discuss its themes and symbols, each and every single thing about the short story That Heathen Air. दैट हीदन एयर, वो काफिर हवा, मतलब वो इन्वायरमेंट जो ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा करने के बाद उसे अपनी कॉलोनी बनाकर वहां क्रिएट किया. ऐसा इन्वायरमेंट जिसकी वहां के लोगों को आदत नहीं थी. और यही वजह थी कि इंडिया में रहने वाले नेटिव पीपल, मकामी लोगों ने ब्रिटिश की और उस इन्वायरमेंट की मुखालफत की, रिजिस्ट किया. स्पेसिफिकली औरतों ने. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया बेसिकली एक पैट्रियार्कल सोसाइटी था. एक ऐसी सोसाइटी जिसे वहां के मर्द कंट्रोल करते थे, लीड करते थे. आसान लफ्जों में मर्दों की मर्जी चलती थी और औरतें उनका कहा मानती थीं. जब ब्रिटिश आए और फिर इंडिया पर काबिज हो गए, उसे अपनी कॉलोनी बना लिया, तो मर्द फिर भी किसी हद तक ब्रिटिश के रंग में ढल गए, मगर औरतें ऐसा ना कर सकी. ज्यादातर औरतों ने उस इन्वायरमेंट की मुखालफत की, रिजिस्ट किया, उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया. बिकॉज ये दूसरी मर्तबा था कि वहां रहने वाली खवातीन को कॉलोनाइज्ड बनाया जा रहा था, महकूम बनाया जा रहा था, गुलाम बनाया जा रहा था. अपनी तमाम जिंदगी मर्दों की गुलामी करने के बाद अब अंग्रेजों की भी गुलामी करना, ऐसा था जैसे डबल कॉलोनाइज्ड होना. इसलिए औरतों ने हर मुमकिना हद तक उसकी मुखालफत की और फिर इन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके नताइज भुगतना पड़े. ये शॉर्ट स्टोरी भी पार्टीशन से पहले की एक ऐसी ही कहानी को बयान करती है. प्रिंसेस गौहर ताज, जो कि स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं, और जस्टिस सर अकबर अली खान, जो कि गौहर ताज के हस्बैंड हैं. इसके अलावा इन दोनों की औलाद, 2 बेटे, जमशेद जो कि 10 years old है और जुनेद इससे छोटा है. प्रिंसेस सुल्तान जहान, गौहर ताज की छोटी बहन, एंड साहिबजादा महबूब अली मिर्जा, जो कि सुल्तान जहान का हस्बैंड है. द स्टोरी ओपन्स इन दिल्ली, ब्रिटिश इंडिया. ओल्ड दिल्ली या न्यू दिल्ली, जो कि कॉलोनियल इंडिया का कैपिटल सिटी था, और ब्रिटिश अब इस सिटी को अपना न्यू इंपीरियल कैपिटल बना रहे हैं. स्टोरी के स्टार्ट में बताया जाता है कि प्रिंसेस गौहर ताज अपने हस्बैंड जस्टिस सर अकबर अली खान के साथ दिल्ली में रहती हैं. प्रिंसेस गौहर ताज का ताल्लुक मुगलिया खानदान से है. एक अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम वुमन जो कि एक लग्जरियस लाइफस्टाइल होने के बावजूद एक मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में रहती हैं. बहादुर शाह जफर, जिसे 1858 में बगावत के जुर्म में जलावतन करके रंगून के कैद खाने में डाल दिया गया था और 1862 में उसकी डेथ हो गई थी. आखिरी मुगलिया बादशाह. उसके बाद आने वाली मुगल जनरेशंस ने भी ब्रिटिश की मुखालफत जारी रखी और उन्हें उसकी सजाएं दी जाती रहीं. मुगलिया खानदान की लड़कियों का रेप करने के बाद ब्रिटिश इन लड़कियों को अपने वफादार इंडियंस के हवाले कर देते थे, जहां इन्हें जुल्म ज्यादती का निशाना बनाया जाता और समटाइम्स मार दिया जाता.
इस मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली में जन्म हुआ प्रिंसेस गौहर ताज का, और उनके बाप ने अपनी बेटी के सिक्योर फ्यूचर का ख्याल रखते हुए उसकी मर्जी के खिलाफ 13 साल की उम्र में उसकी शादी एक एलीट इंडियन मुस्लिम जस्टिस सर अकबर अली खान से कर दी। एक सोबर यानी संजीदा मगर क्लेवर चालाक इंसान जो हमेशा से ब्रिटिश का वफादार रहा। सर का टाइटल जो इसके नाम के साथ लगाया गया है वो इस बात का सबूत है कि यह शख्स ब्रिटिश का कितना वफादार था, क्योंकि सर का टाइटल ब्रिटिश उसको देते थे जिससे वो खुश होते थे, जैसे कि सर सैयद अहमद खान। गौहर ताज को चौंके अकबर अली के साथ ब्रिटिश गैदरिंग्स में जाना पड़ता था, इसलिए वो घर से बाहर तो अपनी लुक एक लीड क्लास इंडियन की सी बना के रखती, मगर हकीकत में कभी भी इस कल्चर को पसंद नहीं करती थी, ना ही उसे अपनाना चाहती थी। यही वजह थी कि वो घर में अपनी ड्रेसिंग एक टिपिकल इंडियन मुस्लिम की तरह करती, जबकि अकबर अली ब्रिटिश कल्चर का इतना दीवाना था कि उसने अपना घर भी ब्रिटिश डिज़ाइन पर बनवा रखा था। यहाँ तक कि जब उनके बेटे हुए तो ये उन्हें ट्रेन और ग्रूम करने के लिए एक इंग्लिश गवर्नर हायर करके ले आया। गौहर ताज को ये बात बिल्कुल पसंद न आई, मगर वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में अपने हस्बैंड के आगे मजबूर थी। गौहर ताज उर्दू लिरिक्स और पोइट्री को पसंद करती थी, जबकि उसके दोनों बेटे इंग्लिश क्लासिक्स सीख रहे थे और चार्ल्स डिकन्स और शेक्सपियर को पढ़ना पसंद करते थे। शादी से पहले जब गौहर ताज के बाप ने अपने बेटे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहिए, तब भी गौहर ताज ने रेजिस्ट किया था, क्योंकि वो जानती थी कि किसी नेशन को गुलाम बनाने, कॉलोनाइज्ड बनाने में लैंग्वेज और कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है। अलबत्ता गौहर ताज की ना तब सुनी गई और ना अब। जैसे कभी इसके भाई को इंग्लिश लैंग्वेज और कल्चर सिखाकर ब्रिटिश का वफादार बना दिया गया था, आज वैसे ही इसके बेटों को ब्रिटिश का वफादार बनाया जा रहा था। वो जान चुकी थी कि ब्रिटिश ने महज उसके मुल्क को नहीं बल्कि इंडिविजुअली उन सब के घरों को भी कॉलोनाइज्ड बना लिया है। प्रिंसेस के बड़े बेटे जमशेद को 10 साल की उम्र में इंग्लैंड स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया और वो कुछ ना कर सकी। उसने एक टिपिकल माँ की तरह अपने इमोशंस का इजहार किया, मगर सर अकबर अली ने उसकी ना सुनी। दरअसल प्रिंसेस जानती थी कि इंग्लैंड जाकर स्टडी करना उसके बेटों को न सिर्फ अपनी माँ से बल्कि अपनी धरती माँ से, अपने कंट्री से भी दूर कर देगा। वो यहाँ का कल्चर, लैंग्वेज सब भूल जाएंगे, बल्कि पॉसिबल है कि कल को रिलीजन ही चेंज कर लें और किसी नॉन मुस्लिम गर्ल से शादी कर लें। और वो ये भी जानती थी कि अब चंद ही सालों में उसके छोटे बेटे जुनैद को भी इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। उसे डर था कि वो ना सिर्फ अपने बेटे को खो देगी बल्कि अपनी जनरेशन्स में अपने कल्चर, लैंग्वेज और फेथ को भी खो देगी। प्रिंसेस सुल्तान जहान, गौहर ताज की छोटी बहन, जिसकी शादी एक और एलीट क्लास इंडियन साहिबजादा महबूब अली मिर्जा से की गई थी, एक हैंडसम अरिस्टोक्रेट जो कि सर अकबर अली की तरह ब्रिटिश रूल को पसंद करता था और उनका वफादार था। महबूब अली दुनिया घूम चुका था और अक्सर अपनी वाइफ से यूरोप के कल्चर, सिटीज और फैक्ट्रीज का जिक्र करता रहता था। यूरोपियन लाइफस्टाइल का इतना दिलदादा होने के बावजूद जब कभी बात वीमेन राइट्स की आती तो वो एक टिपिकल पैट्रियार्क की तरह बिहेव करता, एक हिपोक्रेट, मुनाफिक और डबल स्टैंडर्ड रखने वाला दोगला शख्स। प्रिंसेस सुल्तान जहान प्रेग्नेंट थी जब वो अपनी बहन से मिलने दिल्ली आई, तो गौहर ताज ने उसे समझाया कि अपने हस्बैंड से बात करे, और सुल्तान जहान ने अपने हस्बैंड से बात की कि वो उनके बच्चों को स्टडीज के लिए इंग्लैंड नहीं भेजेगा, जिस पर महबूब अली तंजन हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। और कहानी इसी बात के साथ ख़त्म हो गई कि सुल्तान जहान के लिए वही सेम फेट, वही किस्मत इंतज़ार कर रही है जो गौहर ताज ने पाई है। मतलब उसके बच्चों को भी वैसे ही इंग्लैंड स्टडीज़ के लिए भेज दिया जाएगा जैसे कि गौहर ताज के बेटों को भेजा गया। पैट्रियार्की
ایک ایسی سوسائٹی جو کہ مین کنٹرول کرتے ہیں، سوشل پاور مردوں کے پاس ہوتی ہے اور عورتیں ان کی محکوم ہوتی ہیں، ان کے حکم پر چلتی ہیں۔ پرنسس گور تاج کا باپ اور پھر اس کا ہسبینڈ بیسٹ ایگزامپل ہے ایک پیٹریارکل سوسائٹی کی، اور ٹھیک اسی طرح صاحبزادہ محبوب علی بھی۔ امپیریلزم ایک ایسا سسٹم جس میں دوسرے کنٹریز کو اپنی کالونی بنا کر ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور اپنی پاور کو بڑھایا جاتا ہے۔ برٹش کا دہلی کو اپنا نیو امپیریل کیپٹل بنانا اور انڈیا کو لیڈ کرنا شو کرتا ہے امپیریلزم کے تھیم کو۔ اورینٹلزم، آسان لفظوں میں اورینٹلزم ایک ایسی سٹڈی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کیسے ویسٹ نے ایسٹ میں رہنے والے کنٹریز اور یہاں کے لوگوں کی لینگویج اور کلچر کو انفیریئر سمجھ رکھا ہے اور خود کو ان پر ڈومیننٹ یعنی غالب سمجھتے ہیں، یعنی ایسٹ کے لوگوں سے ویسٹ والے خود کو بہتر سمجھتے ہیں۔ ڈبل کولونائزیشن کا تھیم ایک امپورٹنٹ تھیم ہے کہ کیسے انڈیا میں رہنے والی خواتین ڈبلی کولونائزڈ تھیں، گھروں میں اپنے فادرز اور ہسبینڈز کی طرف سے اور اوور آل برٹش کی جانب سے۔ اسٹرگل آف ویمن، یہ سٹوری مینلی بات کرتی ہے اس سٹرگل کی جو انڈین مسلم ویمن نے دکھائی۔ جہاں مرد حضرات نے برٹش رول کو ایکسیپٹ کر لیا، وہیں عورتوں نے پوری کوشش کی کہ اپنی آنے والی جنریشنز کو برٹش کے ظلم کے بارے میں بتائیں اور ہر ممکن حد تک اپنی زبان اور کلچر کی حفاظت کریں۔ ایٹ دی اینڈ a couple of quotes جنہیں آپ ایگزام میں کوٹ کر سکتے ہیں۔ Never she had cried, never she would accept the British. Why? If she ever saw an English face, she would spit on it. وہ کبھی نہیں روئی تھی، وہ انگریزوں کو کبھی قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اگر وہ کبھی ایک انگریز کا چہرہ دیکھ لے تو اس پر تھوک دے گی۔ سائمہ آفتاب صاحبہ کے دو اشعار ہیں کہ زمانے کے چلن سے برسرے پیکار عورت ہوں، سو ہر ایک مرحلے پر جبر سے دو چار عورت ہوں، میرے اندر نمو پاتی ہیں آنے والی نسلیں بھی، خدا کے بعد میں تخلیق کا کردار عورت ہوں۔ So guys, take care, goodbye, tata, see you in the next video. اللہ حافظ۔